हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर। तो आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है। तो देखिए चैप्टर क्या है, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के ऊपर। ओके, अच्छा वेरिएबल के बारे में आप लोगों को पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई लीनियर का क्या मतलब है। जैसे मेरे पास ना 3 एग्जांपल है, मैं 3 इक्वेशंस लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहली जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन होगी एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और एक इक्वेशन है x प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, ये 3 इक्वेशन है। तो हमने पढ़ा है पोलिनोमियल के चैप्टर में कि ये जो इक्वेशन रहती है इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना x की, ये इसकी डिग्री होती है। तो जब डिग्री 2 होती है ना, तो 2 को हम बोलते हैं क्या, क्वाड, मतलब 2। तो उसमें क्या बोलेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे डिग्री 3 है, 3 मतलब क्यूब, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ओके, ये डिग्री x की 1 है, मतलब x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। ओके, यानी कि जहां पे भी जिस भी इक्वेशन पे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल है x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन ये एक वेरिएबल है इसमें, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन। ओके, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्या है, इन सिंगल वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ एक है x। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी होगी जिसमें वेरिएबल की पावर रहती है 1। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि भाई 2 वेरिएबल में चाहिए हमको, लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कि किसी भी इक्वेशन में जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं और जिनकी पावर 1 रहती है, तो वो होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलूं कि x प्लस वाई माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0। देखो अब इस इक्वेशन की क्या खास बात है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो पहली बात तो ये लीनियर हो गई। ओके, तो ये इक्वेशन क्या है, लीनियर है। तो इसमें 2 वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, 2 वेरिएबल है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये है वो इक्वेशन जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि भाई ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये तो पेयर का मतलब है क्या, जोड़ी। ओके, पेयर, ओके, जो 2 चीजों में होता है। तो अगर मैं 2 इक्वेशन बना दूं, जैसे ये पहली इक्वेशन तो ये है x प्लस वाई माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन ले लेता हूं कि x प्लस 3y प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशंस हो गई। ओके, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लूं तो मैं ये बोलूंगा कि दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो अब क्या हो गया, इक्वेशन 2 है इसलिए पेयर हो गया, इक्वेशन लीनियर है इसलिए लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1 है, और इन 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल, एक एक्स और वाई, इसमें भी एक्स और वाई है। एक्स और वाई की जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन 2 ही वेरिएबल होने चाहिए। जैसे टी प्लस वाई प्लस माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0, और टी प्लस 2y प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये भी है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है, 2, एक t है एक y है। ओके, तो इस तरह से बनती है। तो लेकिन जनरली हम इन इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, पहली इक्वेशन ऐसा लिख लेते हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये पहली इक्वेशन होती है, दूसरी इक्वेशन होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये मैं इक्वेशन 1 ले लूँ और ये वाली इक्वेशन 2 ले लूँ, तो यहाँ पे देखो a1 की जगह क्या है, 1 है। ओके, और b1 की जगह भी 1 है, और यहाँ c1 की जगह क्या है, माइनस 10 है, और a2 की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है क्योंकि x के आगे 1 लगा हुआ है, b2 की जगह 3 है, और c2 की जगह क्या है, 5 है। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अब क्योंकि इक्वेशंस दिए तो हमको ये सॉल्व भी करनी होती है।
तो देखो इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं ना, उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। ओके, या तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे या तो एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन सोल्यूशन पे आने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, उसके रिलेशन के ऊपर इनका बड़ा डिपेंड करता है सोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये मैंने एक डायग्राम लिया है। ओके, ये है एक इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर ये दो इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट का ना रिलेशनशिप देखते हैं। तो देखो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। तो देखो इस इक्वेशन में a1, b1 और c1। a1 क्या है 5 है, b1 क्या है -4 है और c1 क्या है +8 है। और a2, b2 और c2, तो a2 क्या है 7 है, b2 6 है और c2 -9 है। ओके, तो जैसे ये दो इक्वेशन दे रखी है, अगर मुझे पता करना है कि भैया किस कैटेगरी में फॉल करती है, वो इस डायग्राम से देखेंगे। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो टाइप की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये कंसिस्टेंट पेयर होंगे, या दूसरी पॉसिबिलिटी होती है इनकंसिस्टेंट पेयर होंगे। ओके, कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि इसका सोल्यूशन है, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व हो सकता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते। ओके, तो सॉल्व नहीं कर सकते तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर सॉल्व कर सकते हैं तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसके यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब सिंगल सोल्यूशन होगा, या तो बहुत सारे अनगिनत सोल्यूशन होंगे इनके। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू अनगिनत निकलेगी। ओके, तो फिर से देख लीजिए, दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो कंसिस्टेंट या तो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सोल्यूशन हो सकता है, और इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो जिसका सोल्यूशन हो सकता है उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ओके, लेकिन हर इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ इक्वेशन के कोफिशिएंट चेक करें तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये इक्वेशंस कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर ये बराबर नहीं है तो इसके यूनिक सोल्यूशन होता है। ओके, जैसे ये दोनों है, इसमें देखो a1 बटा a2 क्या है 5 बटा 7 हो जाता है, और b1 बटा b2 क्या है -4 बटा 6। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका सोल्यूशन है, ये इस कैटेगरी में फॉल कर गया। यहाँ पे हमने सिर्फ इसके कोफिशिएंट चेक करे और बोल दिया कि भाई इसका तो सोल्यूशन है। ओके, और दूसरा क्या है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो एल्जेब्रिकली सोल्यूशन है। और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। ओके, किसी एक पॉइंट पे। ओके, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये बड़ी रेयर पॉसिबिलिटी। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि ये वाली लाइन जो है ना, इनको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ओके, और कोइंसिडेंट लाइन भी रहती है और इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन रहते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन बनते हैं इसके। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो ग्राफ क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है। ओके, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर चलती है। तो इसका मतलब कि इनके जो सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब है जहां पे इंटरसेक्ट कर गए तो ये यूनिक सोल्यूशन है। और कोइंसिडेंट का मतलब हो गया कि भाई जहां पे ये एक दूसरे के ऊपर चलिए तो वो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तीसरा कॉम्बिनेशन जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आता है उसमें a1 बटा a2 तो b1 बटा b2 के बराबर हो जाता है, लेकिन c1 बटा c2 एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये पैरेलल लाइंस है। ओके, मतलब अगर मैं इसको ग्राफ से ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे के पैरेलल चलेगी, कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। और कहीं पे भी मीट नहीं करेगी तो सोल्यूशन भी नहीं होता, क्योंकि सोल्यूशन वही होता है जहां पे दोनों लाइनें एक साथ मीट करती है। तो इसमें एक सोल्यूशन है, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ गई तो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और ये दोनों आपस में कहीं क्रॉस ही नहीं करी तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ओके, अच्छा, इसको याद कैसे रखना है? देखो, सबसे पहला तो ये तो बड़ा इजी है। ठीक है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इज नॉट इक्वल टू का निशान ऐसे क्रॉस लगाना, मतलब ये इंटरसेक्टिंग है भाई, ये तो इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को एक ही जगह पे। तो क्योंकि एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब ये यूनिक सोल्यूशन है। ओके, दूसरा वाला केस क्या है, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये तो देखो तीनों आपस में बराबर होने की का बड़ा रेयर चांस है, तो ये तो कोइंसिडेंट हो गया। ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, ऐसा तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। तो जो कोइंसिडेंट हो गया, तो कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, तो जब एक के ऊपर एक लाइन है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे उसके। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, इसके अलावा जो बच गई वो पैरेलल लाइन की है। ठीक है, या इसको याद भी रखना है, ऐसा रखना है कि देखो दोनों लाइनें दोनों आपस में पैरेलल है लेकिन अगला पैरेलल नहीं है। तो बोले एक तो पैरेलल है दूसरा पैरेलल नहीं है। ओके, तो इस केस में ये जो पहला वाला निशान लेना हमने, तो जो लाइनें आपस में पैरेलल होती है वो एक दूसरे को कहीं पे भी मीट नहीं करती, तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ओके, या तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए या तो ये टेबल याद रख लीजिए। ओके, कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो ग्राफ में ये इंटरसेक्ट करेगी, सोल्यूशन यूनिक होगा और कंसिस्टेंट होगी। ये वाले केस में क्या है,
ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये पहले पैरेलल का निशान लेना। तो लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल है तो कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। तीसरा वाला केस क्या है कि ये दोनों आपस में भले ही बराबर है या गला भी बराबर है, तो ये तो कोइंसिडेंट हो गया, बड़ा रेयर चांस हो गया। तो ये कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी तो मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रहेगी, एक के ऊपर एक, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे और ये भी कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो ये दो वाले केस कंसिस्टेंट के हैं, पहला और लास्ट केस, और ये दूसरा वाला इनकंसिस्टेंट का केस है। ओके, तो ये चीज़ जो है आप याद रखिए। तो ये जो है इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ग्राफिकल मेथड से और एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। और तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।